नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। उनमें से मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम जी, सन्नी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी और भी जो भी दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। मैं उन सारे दोस्तों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ उनके प्यार और सपोर्ट के लिए। आप सब से मैं आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप सब से हाथ जोड़कर करती हूँ कि आपके अगर कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो कि इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो आप उन सब को ये कहानियाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी नॉर्थ इंडिया की है। नॉर्थ इंडिया की ये कहानी मैं उस जगह के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वरना लोग इस पर भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह की खास खास बातें आपको बताऊंगी। नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी को नॉर्थ इंडिया की तरफ सरस्वती पूजा के नाम से मनाया जाता है। ये पूजा बहुत ही ग्रैंड तरीके से नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, जिसमें हर जगह, हर स्कूल, हर कोने, हर चौराहे, हर गली पे, जैसे कि महाराष्ट्र में हर जगह गणपति जी की स्थापना और पूजा बड़े धूमधाम से होती है, वैसे ही वहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति को हर एक जगह पर लोग बड़े धूमधाम से स्थापित करते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और इस पूजा में खास तौर पर लड़कियां पूरी तरह से तैयार होकर, सज धज कर, छोटी से छोटी बच्चियां भी वहां इस दिन पर साड़ियां पहनकर सुंदर सुंदर परियों जैसी बनकर घूमने के लिए, माता के दर्शन के लिए निकलती हैं। और ये जो भी होता है, ये दिन से लेके रात तक ऐसे ही चलता रहता है। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर जगह सड़क पर हर उम्र की लड़की खूबसूरत से खूबसूरत दिखने वाली साड़ी पहनकर माता के दर्शन के लिए और उनकी कृपा के लिए जाती हैं। और अगर इसमें मैंने कुछ गलत बताया हो या कुछ कमी रह गई हो, तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आप सब मुझे इस चीज़ में करेक्ट ज़रूर करें अपने कमेंट के माध्यम से। तो वही दिन था, बसंत पंचमी का दिन, सरस्वती पूजा का दिन। और सरस्वती पूजा के दिन पर लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, जिसमें कि तैयारियां तो कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती थीं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी कुछ न कुछ काम हमेशा ऐसी चीज़ों में बाकी रह जाते हैं। और ये जहाँ की कहानी है, वहाँ पर सेक्टर्स होते थे। वैसे ही एक सेक्टर मान लीजिए, मतलब सेक्टर 12। सेक्टर 12 में एक जगह पर माता की स्थापना की जाती है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी, फिर भी कुछ कुछ लाइटिंग्स की तैयारी चल ही रही थी। और वहाँ एक लड़का था
जिसका नाम था प्रवीण। प्रवीण बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था किसी के आने का, और प्रवीण बार बार तैयारी करने के बहाने से कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी अपने फ़ोन को देखता। उसके दोस्त इस बात को समझ रहे थे कि वो इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी और वो जिस चेहरे को देखने का इंतज़ार कर रहा था, वो चेहरा अब तक सुबह से लेकर शाम होने पर भी उसके सामने नहीं आया था। थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पर एक कॉल आया और उस कॉल को देखते ही प्रवीण का चेहरा खिल गया। प्रवीण मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने वो फ़ोन उठाया। जैसे ही प्रवीण ने फ़ोन उठाया, उस तरफ से एक मीठी सी आवाज़ आई, हेलो प्रवीण, तुम कहाँ पर हो? मैं बस अभी तुम्हारे तरफ के ही पंडाल में आने वाली हूँ। और ये बात सुनकर प्रवीण मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैं तो वहीं हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस पर उधर से उस मीठी आवाज़ में ही जवाब आई, अरे मैं सोच रही थी पहले बाकी के सारे पंडाल घूम लूँ, उसके बाद तुम्हारे ही पंडाल की तरफ जो भैया लगाते हैं ना गुपचुप वाले, उनके पास हम लोग खाने के लिए जाएंगे और तब मैं अपने दोस्तों को कहकर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। ये बात सुनते ही प्रवीण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और प्रवीण नज़रें बिछाकर उसी मीठी सी आवाज़ वाली लड़की का इंतज़ार करने लगा। और तुरंत ही वो लड़की अपने 7-8 सहेलियों के साथ सुंदर से तैयार होकर बिल्कुल सज धज कर वहाँ सामने पंडाल में एंटर होने लगी। प्रवीण लगातार टकटकी लगाकर उसी को देख रहा था। उसका नाम था रूपा। वो इतनी खूबसूरत थी कि सारी लड़कियों में वो उस सफ़ेद साड़ी में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत नज़र आ रही थी। प्रवीण एक टक लगाकर रूपा को देखे जा रहा था। उधर पीछे से उसके दोस्तों ने पंडाल में गाना लगा दिया, एक रोमांटिक गाना जो कि माहौल को और ज़्यादा अच्छा बना रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते माता रानी के मूर्ति के सामने पहुँचे और माता रानी को प्रणाम किया। अब प्रसाद लेने की बारी आई। प्रवीण तुरंत ही भागकर वहाँ पहुँच गया, खास तौर पे रूपा के हाथों में प्रसाद देने के लिए। और रूपा ने भी थोड़ा सा शर्माते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और प्रवीण ने बड़े प्यार से नीचे से रूपा के हाथ पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से रूपा के हाथों में प्रसाद दिया और दोनों एक दूसरे को लगातार देख रहे थे। रूपा की सारी सहेलियां भी प्रवीण के बारे में जानती थीं और प्रवीण के सारे दोस्त भी रूपा के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों एक अच्छी फैमिली से थे और इसके बाद वो दोनों अभी तक शायद इन बातों को इसलिए छुपा कर रखे हुए थे क्योंकि उनकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो चाहते थे कि एक सही उम्र आने के बाद जब दोनों कुछ करने लगें तब वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करें। और उन दोनों ने थोड़ा टाइम ऐसे ही वहाँ पर बिताया, डेकोरेशंस और बाकी चीज़ें देखते हुए। फिर रूपा चुपचाप अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ गुपचुप खाने के लिए, गुपचुप उधर नॉर्थ में पानी पूरी पुचके को बोला जाता है, और वो सब वहाँ पर पहुँची और सब बड़े चाव से गुपचुप खाने लगी। और इतने में रूपा ने कहा, तुम लोग सब यहाँ पर खाओ और अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो तुम लोग यहाँ से घर चली जाना, बोलना कि मैं शीला के घर पर हूँ। उसने बहाना अपने दोस्तों को समझा दिया
और रूपा बिना कुछ खाए ही चुपचाप प्रवीण से मिलने के लिए वहाँ पंडाल की तरफ आ ही रही थी कि तब तक प्रवीण ने तुरंत उसे मैसेज किया, यहाँ पंडाल के पास आप बिल्कुल मत आना, यहाँ पर मेरे जानने वाले कुछ अलग लड़के आ चुके हैं। तुम एक काम करो, तुम रवि के घर पर पहुँचो, रवि का घर खाली है। और रवि का घर उस सेक्टर का सबसे लास्ट घर था, जिसके आगे और कुछ भी नहीं, एक पुराना नाला था और उस नाले के उस पार जंगल ही जंगल था। रवि का घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पंडाल के जस्ट पीछे वाले हिस्से में उसका घर था। रूपा भी चुपचाप सबसे नज़र बचाते हुए घूमकर पंडाल के पीछे से होते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और वहाँ पर पहुँचते ही प्रवीण वहाँ पर पहले से ही खड़ा था। वो दोनों रवि के घर के अंदर ना जाकर वहीं बाहर उसके गार्डन में ही बातचीत करने लगे। और बातचीत करते करते ही तब तक अचानक रूपा की नज़र पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे ज़्यादा देर होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। अब ये देखकर रूपा और प्रवीण दोनों घबरा गए। दोनों कम उम्र के थे, इस वजह से दोनों का दिमाग जल्दी में इतना ज़्यादा तेज नहीं चल पाया। दोनों घबराते हुए वहीं रवि के घर के अंदर घुसने लगे। लेकिन तब भी प्रवीण ने यही कहा, नहीं रूपा, तुम यहाँ मत आओ। अगर तुम और मैं ऐसे एक साथ बंद कमरे में पकड़े गए तो सब लोग पता नहीं इसका क्या गंदा मतलब निकालेंगे। और तुम तो जानती हो हमारे बीच ऐसा गंदा रिश्ता बिल्कुल नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चुपचाप पंडाल के दूसरे हिस्से से होते हुए बाहर निकल जाओ और कह दो कि तुम वहाँ पर प्रसाद खाने के लिए साइड के ग्राउंड में बैठी हुई थी। लेकिन रूपा इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी कि उसके दिमाग में भी कुछ नहीं आया। पहले प्रवीण रवि के घर के अंदर घुसा, उसके बाद पीछे पीछे रूपा भी घुस गई। अब ये देखकर कि वो भी वहाँ आ चुकी है, प्रवीण उसको वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल नहीं पाया। और इसी वजह से वो दोनों एक साथ एक कमरे में अब आ चुके थे। अब करते तो क्या करते, दोनों चुपचाप वहीं पर छुपकर बैठे हुए थे। प्रवीण और रूपा दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिसके वजह से प्रवीण को उसके दोस्तों को रूपा के घर वाले पहचानते थे। अब वो सब प्रवीण के दोस्तों से, मतलब रूपा की फैमिली प्रवीण के दोस्तों से पूछताछ करने लगी। किसी ने भी कुछ नहीं बताया, लेकिन गलती से प्रवीण के एक दोस्त के मुंह से ये बात निकल गई कि उसने रूपा को इधर ही पीछे की तरफ जाते हुए देखा था। और वहाँ पीछे कुछ और नहीं, पंडाल का पिछला हिस्सा और रवि का घर था। उसके परिवार वाले तुरंत वैसे ही अफरा तफरी में रवि के घर तक पहुंच चुके थे। अब वहां पर पहुंचने के बाद अगर गलती से भी उन दोनों को साथ में ऐसे एक कमरे में देख लिया जाता तो ये बिल्कुल गलत होता। शायद रूपा की पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती, जिसके वजह से प्रवीण ने रूपा को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। प्रवीण वहाँ से चुपचाप बिना कुछ समझे, बिना कुछ बोले रूपा को वहीं कमरे में रुकने के लिए कहकर पीछे की खिड़की से निकलकर पीछे की तरफ उतर गया। और वहाँ पर उतरने के बाद वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया, क्योंकि उस घर से थोड़ी ही दूरी पर लगकर, मतलब मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर वो नाला था, जो कि काफ़ी पुराना नाला था। और प्रवीण वो सारी चीज़ें वहीं से खड़े होकर देख रहा था। अब रूपा के घर वाले वहाँ पर आ चुके थे।
उन्होंने रूपा को वहाँ रवि के घर के अंदर देखा, लेकिन गनीमत ये थी कि वहाँ रूपा अकेली थी। रूपा ने बहाना बनाया। उसने कहा, पापा मेरी साड़ी खुल गई थी और मुझे साड़ी ढंग से लपेटनी थी, जिसके वजह से रवि ने कहा कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम चाहो तो वहाँ जाकर अपने कपड़े ठीक कर सकती हो। और ये ज़्यादातर बच्चियों के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए पेरेंट्स ने इतना कुछ बवाल नहीं मचाया। उन्होंने भी इस चीज़ को समझा। रूपा की मम्मी, चाची, चाचा, पापा सब लोग थे। चाची और मम्मी ने रूपा की मदद की साड़ी को ठीक करने में, क्योंकि रूपा ने तब तक दिमाग चलाकर अपनी साड़ी को बिगाड़ लिया था। और उन्होंने रूपा को ढंग से साड़ी पहनाई और फिर उसके बाद उसे डांटते डपटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगे। लेकिन इतनी ही देर में प्रवीण इस डांट डपट को सुनकर इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि उसने डर के मारे ये सोचा कि अगर अभी रूपा अकेली है तो उसे इतनी डांट पड़ रही है, गलती से भी अगर किसी ने इस पिछली खिड़की की तरफ मुझे देख लिया तो रूपा का क्या होगा। वो और पीछे जाता गया और उसे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि वो अब नाले के कितना करीब आ चुका था। उस नाले को रोकने के लिए, मतलब बाउंड्री जैसी वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। वो ग्राउंड से नीचे लेवल पर नाला बना हुआ था। जब वो पीछे पीछे खिसकता जा रहा था तब वो नाले में कब गिर गया उसे पता ही नहीं चला। नाले में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था जिससे कि वो डूब जाए या फिर उसे कुछ हो जाए। जब वो नाले में गिरा तब एक अजीब सी कुछ गिरने की आवाज़ तो आई, जिस पर उसके पिता, चाचा, चाची, माँ किसी ने भी इतना रिएक्ट नहीं किया। और थोड़ी ही देर में प्रवीण उस नाले से किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तब तक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके एक पैर को किसी ने पकड़ लिया हो या किसी चीज़ में उसका एक पैर फंस गया हो। वो एक पैर के मदद से दूसरे पैर को खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक उसके दूसरे पैर को भी किसी ने बहुत ज़्यादा सख्ती से पकड़ रखा था। अब प्रवीण को ये समझ में आ चुका था कि कुछ न कुछ ऐसा यहाँ पर ज़रूर है जिसने मेरे पैरों को पकड़ रखा है। और यही देखकर प्रवीण ने तुरंत ही अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालकर प्रवीण ने नीचे नाले के पानी में टॉर्च से लाइट मारकर देखा और ये देखने की कोशिश की कि क्या चीज़ है जिसमें मेरा पैर अटक गया है या ऐसी क्या चीज़ है जिसने मेरे पैरों को पकड़ रखा है। और जैसे ही प्रवीण ने वो लाइट मार कर नीचे देखा, उसके होश उड़ चुके थे। उसके मुंह से ना चाहते हुए भी एक भयानक दिल दहलाने वाली चीख निकली, जो कि इतने लाउड म्यूज़िक में भी सबको साफ साफ सुनाई दी। वो जब नीचे देख रहा था तब उसने देखा वहाँ पर कई सारे भयानक किस्म के इंसान, या आप उन्हें जो कहना चाहते हैं, पिशाच, प्रेत, आत्माएं, वो चीज़ें थीं जिनमें से कुछ के सर कटे हुए थे, कुछ के शरीर में पूरी तरह से छेद छेद बना हुआ था, कुछ के आधे चेहरे जले हुए, कटे हुए, मांस का लोथड़ा लटका हुआ, किसी के हाथ कटे, किसी का पूरा सर कटा, किसी का आधा सर कटा, कोई पूरी तरह से जला हुआ, किसी के सर पर चोट लगकर मांस और खून टपकता हुआ। वो सब ऐसे दिख रहे थे मानो जैसे अभी ही प्रवीण को वहाँ पर खाने वाले हैं, वो भी जिंदा। अब प्रवीण लगातार चिल्ला रहा था,
और उसकी चीख पुकार सुनकर प्रवीण के सारे दोस्त और तो और रूपा के माता पिता चाचा चाची सब लोग वहाँ पर पहुँचे और बाकी के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। सब ने जैसे तैसे करके प्रवीण को उस नाले से बाहर निकाला। अब प्रवीण जबकि देख रहा था कि वहाँ रूपा के परिवार वाले, रूपा, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, प्रवीण को ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी और रूपा की खैर नहीं। वो पेरेंट्स से इतना ज़्यादा डर रहा था कि उसे अब उस चीज़ का डर खत्म हो गया था जो उसने थोड़ी देर पहले नाले में देखी थी। प्रवीण को सिर्फ और सिर्फ अब इस चीज़ का डर था कि उसके पेरेंट्स कहीं मुझे यहाँ देखकर रूपा को गलत ना समझ ले। और जब उसको नाले से बाहर निकाला गया तो जिस चेहरे पर वो गुस्सा एक्सपेक्ट कर रहा था, उस चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। ऐसी हालत थी, लग रहा था जैसे वहाँ खड़ा हर एक इंसान अब रोने वाला है। ये देखकर प्रवीण को थोड़ा आश्चर्य हुआ और प्रवीण ने कहा, आप सबको क्या हो गया है? आप लोग ऐसा रोने जैसा चेहरा क्यों बनाए हुए हैं? इस पर प्रवीण के एक दोस्त ने रोते रोते तुरंत प्रवीण से कहा, भाई भाई तेरा पैर देख, तेरे पैर देख भाई। और जैसे ही प्रवीण ने अपने पैरों की तरफ देखा, प्रवीण खुद ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगा। और थोड़ी ही देर में प्रवीण वैसे ही चीखते चिल्लाते रोते हुए वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि प्रवीण के दोनों पैर घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका था, मानो उसको किसी ने चबा चबा कर खा लिया था। प्रवीण को जब तक परिवार का डर था और बाकी समाज का डर था, तब तक उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या बीत रही है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा और उसे ये एहसास हुआ कि उसका पैर कट चुका है, खाया जा चुका है, तब डर, दर्द, दहशत सब कुछ एक साथ प्रवीण पर हावी हो चुकी थी। और उसके बाद प्रवीण को बेहोशी के हालत में ही हॉस्पिटल में सब लोग लेकर गए। डॉक्टर्स ने बैंडेज और जो भी ज़रूरी उपचार थे सब कुछ कर दिया। प्रवीण जब होश में आया तब सारे लोगों का उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था कि तुम रात के इस वक्त वहाँ पर करने क्या गए थे। प्रवीण ये तो नहीं बता सकता था कि वो क्या कर रहा था, तो प्रवीण ने बहाना बनाया। उसने कहा, मैं लाइटिंग्स के लिए वहाँ पर गया था, मुझे लगा पीछे से भी अगर हम लाइटिंग कर देंगे तो हमारा पंडाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इस पर सारे लोगों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पीछे से पंडाल कौन देखने आता है? और लाइटिंग अगर करनी ही थी तो आगे ही करते। तुम्हें क्या पता नहीं था उस नाले के बारे में? वो नाला हॉन्टेड है, वहाँ पर शाम ढलने के बाद उसके आस पास भी कोई नहीं जाता और तुम तो नाले में ही उतर गए। इस पर प्रवीण ने बताया कि मैं नाले में नहीं उतरा था, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं कब नाले में गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद अब तो प्रवीण को डांट कर, समझा कर या प्यार से कहकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि प्रवीण के साथ तो जो भी हादसा होना था वो हो चुका था। उसके बाद प्रवीण थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, तब वो घर वापस आया और उस नाले में गिरकर जिंदा बचकर आने वाला पहला इंसान प्रवीण ही था। उस नाले के बारे में
प्रवीण को कुछ खास पता नहीं था, लेकिन वो नाला एक ऐसा नाला था जिसमें कई सारे लोग डूबकर मरे थे। उसमें पानी ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अक्सर वहाँ पर पानी डैम का छोड़ दिया जाता था, जिसके वजह से अगर लोग उस वक्त पर उस नाले में हैं तो वो वैसे भी पानी के फ्लो से बहकर मर जाया करते थे। और एक बार, ये बहुत पहले की बात है, मैं उस टाइम के उस जो वारदात है उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप सब ये बात समझ जाएंगे। वो दंगा बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा भड़का था। उस वक्त पर कई सारे लोगों को मार मार कर, बहुत ही बुरी तरीके से मार कर उस नाले में ही डाल दिया गया था। उसके बाद उस नाले में धीरे धीरे पूरी तरह से प्रेतों का कब्जा हो गया। अक्सर लोगों ने ये भी देखा था कि गर्मी की दोपहर में भी वहाँ पर कई बार लोगों को प्रेत दिखाई दे जाते थे। इस वजह से उस नाले के आसपास के दायरे में भी रहने से वहाँ के लोग साफ साफ मना किया करते थे। लेकिन प्रवीण के साथ जो हुआ उसमें प्रवीण की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि प्रवीण तो गलती से उस नाले में गिर गया था। उस नाले के आसपास से भी गुजरने वाले लोगों को वो प्रेत खींच कर नाले में ले आया करते थे, क्योंकि उन सब की हत्या बहुत ही बुरी तरीके से की गई थी। इसी वजह से वहाँ के सारे प्रेत ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव थे और वो उसी तरीके से लोगों को मारा करते थे। अब प्रवीण बचकर आ चुका था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता को ये तसल्ली करवानी थी कि वो जिंदा बचकर तो आया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर किसी प्रेत का कोई साया या कोई अंश बच गया हो, जिसके वजह से उसके माता पिता ने कोशिश की कई सारे ओझा पंडितों के पास ले जाकर ये पता करने की। लेकिन शायद प्रवीण की किस्मत थोड़ी ठीक थी कि वो जिंदा भी बच गया और उसके ऊपर किसी प्रेत ने कब्जा नहीं किया। प्रवीण सही सलामत था। बस उसके साथ जो ये एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद प्रवीण की ज़िंदगी थोड़ी सी बदल चुकी थी। लेकिन प्रवीण बहुत ही हिम्मती और अच्छा लड़का था। उसके बाद प्रवीण ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट किया और प्रवीण उसने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव की जो कि वो पहले से अचीव करना चाहता था। उसके बाद कहते हैं कई बार कोशिश की गई उस नाले को पूरी तरह से बंद करवाने की, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं हो पाया और आज भी वो नाला, वो प्रेतों का झुंड वहीं पर है। इसलिए अगर आप ऐसे किसी नाले के बगल से गुज़र रहे हों तो सोच समझकर अपना एक एक कदम रखिएगा, वरना इसका अंजाम शायद आप समझते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस हो जिसे आप हम सब के साथ बांटना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप आपका वो सच्चा अनुभव हमें भेज सकते हैं, जिसे मैं स्नेहा कहानी के रूप में बनाकर अपने दोस्तों तक पहुंचाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर।
आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।